हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। यू आर वेलकम टू 12th क्लास केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम। स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स अपना चल रहा है और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप आज यहाँ पढ़ने जा रहे हो डाई ऑक्सीजन 16th ग्रुप का मेंबर है और ये फर्स्ट मेंबर है 16 ग्रुप का। डाई ऑक्सीजन को अपन बोल सकते हैं ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना भाई। वन मॉलिक्यूल और ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 2 एटम्स, सो वी कैन से इट डाई ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा था कि हमने यहाँ पर कुछ सल्फर के जो हैलाइड्स थे उनको एक्सप्लेन किया था और आपको बताया था मैंने SF6 और SF4 किस तरीके से फॉर्मेशन होता है इन दोनों का, उनमें क्या बॉन्ड एंगल होता है, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, SF6 की स्ट्रक्चर क्या होती है। अगर आपको पता हो तो याद कीजिए ऑक्टाहेड्रल, और SF4 की स्ट्रक्चर क्या होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को, डाई ऑक्सीजन। तो देखो, ऑक्सीजन गैस को हम ठीक प्रकार से समझते भी हैं और जानते भी हैं। ये आपके रेस्पिरेशन का मेन पार्ट होता है और ऑक्सीजन जो होती है स्टूडेंट्स, इस नेचर के अंदर एटमॉस्फेयर में 20.94% प्रेजेंट है। और ऑक्सीजन के स्टूडेंट्स नेचर के अंदर 3 आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं। 3 आइसोटोप्स में से एक आइसोटोप तो इसका रेडियो एक्टिव होता है, जो आपके ज़्यादा यूज़ नहीं आता, वो ट्रेसर टेक्निक में काम आता है, ठीक है ना। तो देखो, चेक करते हैं हम डाई ऑक्सीजन को। तो देखो स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन हैव 3 आइसोटोप्स। ऑक्सीजन के कितने आइसोटोप है? 3। O7, 16, 17 और 18। एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है, तो आप इस तरह से नोट कर सकते हो, ठीक है ना। और आप इस तरह से भी नोट करते हो, है ना। तो कैसे भी लिख दो। अब देखो, इसमें जो 18 है आइसोटोप इसका, ये कैसा बोल रहा था मैं, O18 इज ए रेडियो एक्टिव। ये कैसा होता है? रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए इसका कहाँ पर यूज किया जाता है? So it is used in tracer technique। अब देखो, अगर हमको ऑक्सीजन गैस को ऑब्टेन करना है, अब आप सोच रहे होंगे सर ऑक्सीजन तो हमारे पास वैसे ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो हम इसको ऑब्टेन क्यों करें। तो देखो स्टूडेंट्स, आप लोग देखते होंगे कि ऑक्सीजन की डिफरेंट वेज में आपको एसेंशियलिटी होती है। जैसे कोई पेशेंट होता है, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, तो उनके लिए ऑक्सीजन की एसेंशियलिटी होती है ना। बिल्डिंग्स वगैरह का जो काम होता है वहाँ पर ऑक्सीजन की एसेंशियलिटी होती है। और कोई भी कंबस्टन वर्क आपको करना है तो वहाँ पर क्या डिमांड होगी? ऑक्सीजन की होगी। तो ऑक्सीजन को अगर फॉर्म करना है तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं? तो देखो, लेबोरेटरी में हम ऑक्सीजन को ऑब्टेन करते हैं इन लैब। डाई ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड, डाई ऑक्सीजन को आप किससे ऑब्टेन करोगे? पोटेशियम क्लोरेट से। ऑब्टेन्ड बाय पोटेशियम
क्लोरेट और किससे कर सकते हो, पोटेशियम परमैंगनेट से, ठीक है ना। तो क्या रिएक्शन हो सकती है इसकी, पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला KClO3, हीट कर दो इसको, क्या निकल जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड प्लस डाइऑक्सीजन गैस, बैलेंस कर दो। ठीक इसी प्रकार से आप क्या ले लो, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इसको हीट कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर हमको मिलेगा स्टूडेंट्स K2MnO4, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट को हम हीट कर रहे हैं, तो आपको मिलेगा K2MnO4 पोटेशियम मैंगनेट, मैंगनीज डाइऑक्साइड और डाइऑक्सीजन गैस, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लेबोरेटरी में इन दोनों कंपाउंड्स को हीट करने से डाइऑक्सीजन गैस को ऑब्टेन कर सकते हो। ओके, आगे चेक करते हैं और इसको हम कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखो, बाई थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के थर्मल डिकम्पोजिशन से हम डाइऑक्सीजन को ऑब्टेन कर सकते हैं। मेटल ऑक्साइड आप ले सकते हो Ag2O, थर्मल डिकम्पोजिशन करो ट्वाइस Ag प्लस O2, तो 4Ag आएगा, ट्वाइस नहीं आएगा, है ना। और मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो आप Hg प्लस O2। देखो, ऑक्सीजन गैस जो होती है, इस ऑक्सीजन गैस को जो डिस्कवर करने वाला आदमी था वो था स्टूडेंट्स कौन, शीले नाम का साइंटिस्ट। कौन था, शीले नाम का साइंटिस्ट। और शीले नाम के साइंटिस्ट ने फर्स्ट ऑफ ऑल मर्क्यूरिक ऑक्साइड से डाइऑक्सीजन को ऑब्टेन किया था। ये इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी ध्यान रख सकते हो। ऑक्सीजन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम शीले था। सबसे पहले इन्होंने ऑक्सीजन गैस को कहाँ से ऑब्टेन किया था, नेचुरली, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है ना। और मर्क्यूरिक ऑक्साइड कौन सा था, HgO। ये मैंने रिएक्शन लिखी है तो मेरे को ध्यान आ गया एकदम। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड का आप थर्मल डिकम्पोजिशन करते हो तो आपको डाइऑक्सीजन ऑब्टेन होती है, ठीक है ना। और देखो, आप लोग परऑक्साइड से भी ऑक्सीजन को ऑब्टेन कर सकते हो। कहाँ से, परऑक्साइड से। परऑक्साइड से कैसे कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लें और हाइड्रोजन परऑक्साइड को थोड़ा सा हीट करें, और हीट करें तो इससे वाटर मॉलिक्यूल प्लस डाइऑक्सीजन दोनों निकलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल और डाइऑक्सीजन, ठीक है ना। तो परऑक्साइड से भी आप लोग इसको ऑब्टेन कर सकते हो। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, मैं बता चुका हूं पहले। आप ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली इसकी क्या होती है, मोस्टली क्या, -2 होती है ना।
लेकिन जो परऑक्साइड होते हैं स्टूडेंट्स, परऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन -1 स्टेट शो करता है, ठीक है ना। परऑक्साइड में जो ऑक्सीजन एटम होता है वो -1 स्टेट को शो करता है, और जनरली इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है। क्लियर? तो आप एक बार इसको नोट कीजिए। हाँ जी, अगर हमको इंडस्ट्रियल लेवल पर डाई ऑक्सीजन को ऑब्टेन करना है, यानी कि एक लार्ज स्केल पर, तो इंडस्ट्रियल लेवल के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, या तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कीजिए एयर का, और एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो आपको डाई ऑक्सीजन ऑब्टेन हो जाएगी, है ना। या फिर आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, वाटर का हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए। वाटर का जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको डाई ऑक्सीजन गैस किस इलेक्ट्रोड पर मिलेगी, एनोड पर मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी, एनोड पर, ठीक है ना। तो नोट कर सकते हैं, एट इंडस्ट्रियल लेवल डाई ऑक्सीजन obtained by hydrolysis of वाटर। वाटर का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको कहाँ पर ऑब्टेन होगी, ओटो लिबरेट एट एनोड। कहाँ पर लिबरेट होगी, एनोड पर। और कैसे कर सकते हैं, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, ठीक है ना। तो आप लोग वाटर का क्या कर दो, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना। तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन होंगी, और ये डाई ऑक्सीजन आपको जो इलेक्ट्रोड है आपका एनोड पर ऑब्टेन होगी, ठीक है ना। हाँ जी, अब देखो चेक करते हैं बच्चों हम डाई ऑक्सीजन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को। डाई ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डाई ऑक्सीजन। देखो डाई ऑक्सीजन की दो चीज़ों को तो आप कंफर्म रखो, और दोनों चीज़ें क्या होती है बच्चों, एक तो इसकी कंबस्टन नेचर, और दूसरा इसका सबसे एसेंशियल यूज कहाँ पर है, रेस्पिरेशन सिस्टम में, ठीक है ना। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। के अलावा और क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं इसकी, वो चेक कर लेते हैं, है ना। तो देखो ऑक्सीजन जो होती है स्टूडेंट्स, आपके चारों तरफ सराउंडेड एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है। क्या आपको ऑक्सीजन आइडेंटिफाई होती है कि हमारे आसपास ऑक्सीजन प्रेजेंट है? हमको आइडेंटिफाई किससे, यानी कि आपको विजिबल है? नो। क्या इसकी कोई स्मेल आती है आपको? नहीं आती। क्या कोई कलर आपको लगता है? भाई कलर होता तो विजिबल होती ना। तो ऑक्सीजन गैस कैसी हो सकती है, कलरलेस हो सकती है और ऑडरलेस हो सकती है। ऑक्सीजन गैस इज कलरलेस एंड ऑडरलेस
गैस, कलरलेस और ऑडरलेस गैस। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो स्टूडेंट्स ऑक्सीजन गैस जो होती है इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर बहुत अच्छी होती है, और वाटर के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी का सबसे बड़ा प्रॉफिट जो है वो क्या है, वाटर के अंदर कुछ एक्वाटिक एनिमल्स और एक्वाटिक प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। इन एक्वाटिक स्पीसीज को अलाइव रखने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है कि नहीं है भाई? वाटर के अंदर जो एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट्स वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, उन दोनों के लिए, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ऑक्सीजन की एसेंशियलिटी होती है, और ऑक्सीजन ये वाटर के अंदर डिजॉल्व होती है, तभी वो एक्वाटिक एनिमल वहाँ पर जीवित रह पाते हैं। वो इस वाटर से ऑक्सीजन को ऑब्टेन करते हैं रेस्पिरेशन के लिए और अपनी बॉडी की कंबस्टन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना। तो नोट कर सकते हैं हम एट 293 केल्विन ये टेम्परेचर है, और इस टेम्परेचर पर इसकी सॉल्युबिलिटी होती है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 3.08 cm3, इज 3.08 cm3 in 100 cm3 वाटर, ठीक है ना। इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा है। दैट सफिशिएंट फॉर द, दैट sufficient for the vital support, sufficient for the vital support of marine and aquatic life, of marine and aquatic life। यानी कि साल्टी वाटर जो होता है वहाँ पर मैराइन लाइफ होती है, और जहाँ पर बिल्कुल प्योर वाटर होता है वहाँ पर एक्वाटिक लाइफ होती है ना। नेक्स्ट चेक करते हैं, ऑक्सीजन को अगर आप मेटल के साथ रिएक्ट कराओ तो मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद ये क्या फॉर्म करेगी, मेटालिक ऑक्साइड। तो देखो ऑक्सीजन reacts with metals, ऑक्सीजन सभी मेटल के साथ रिएक्ट कर जाती है। ब्रैकेट में लिख रहा हूँ जिसके साथ नहीं करती, यानी कि एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट गोल्ड और प्लेटिनम। और यहाँ पे लिख देता हूँ दीज आर नोबल मेटल। और इनको नोबल मेटल क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती हैं, इसलिए इनको नोबल मेटल बोल सकते हैं। तो ऑक्सीजन सभी मेटल्स के साथ रिएक्ट करती है, केवल किसके साथ नहीं कर सकती, गोल्ड और प्लेटिनम के साथ, इसलिए इनको क्या कह सकते हैं हम, नोबल मेटल। एंड फॉर्म, और क्या बना लेंगे, मेटालिक ऑक्साइड। एंड फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड। और ये जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं इनकी नेचर ध्यान होनी चाहिए आपको, विच हैव बेसिक नेचर। मेटालिक ऑक्साइड की नेचर कैसी है, बेसिक नेचर। अब देखो मेटालिक ऑक्साइड लिख दो एक दो, लाइक सोडियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड और आयरन का ऑक्साइड।
बहुत सारे मेटल्स के आप ऑक्साइड्स बना सकते हैं। तो सीधे रिएक्शन अगर आपको लिखनी पड़ेगी तो सोडियम के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट करा दो, Na2O बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा? Na2O। अगर आपको आयरन का ऑक्साइड फॉर्म करना है तो आयरन के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट करा दो। तो यहाँ पर देखो 2 टाइप्स के ऑक्साइड्स आपको ऑब्टेन होते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो जो भी ऑक्साइड इधर फॉर्म करते हो उसके हिसाब से इसको बैलेंस कर सकते हैं हम। तो अगर ये डाई ऑक्सीजन मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है? मेटालिक ऑक्साइड। और उनकी नेचर कैसी होती है? बेसिक होती है, ठीक है ना। तो नोट कीजिए आप लोग इनको। नेक्स्ट चेक करते हैं, ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद नॉन मेटल्स एंड फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड which is acidic in nature। नॉन मेटालिक ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है? एसिडिक होती है। और देखो नॉन मेटालिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल्स अगर नोट करें तो कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये दोनों नॉन मेटल के ऑक्साइड है कि नहीं है, ठीक है ना। अब देखो इसके अलावा इसने मेटल ऑक्साइड बना दिया, नॉन मेटल ऑक्साइड बना दिया, और 1 टाइप का ऑक्साइड और फॉर्म करता है ये, जिसको आप क्या बोलते सकते हो? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोल सकते हो? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो देखो सम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एल्सो फॉर्म। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल आप ध्यान में रख सकते हो। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है, और जिंक ऑक्साइड, ये भी एम्फोटेरिक नेचर का होता है। और एम्फोटेरिक नेचर के जो ऑक्साइड्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये एसिड और बेस किसी के भी साथ रिएक्ट करके रिएक्शन कर जाते हैं और साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन के कुछ न्यूट्रल साल्ट भी, न्यूट्रल ऑक्साइड भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन मे बी फॉर्म सम न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ऑक्सीजन कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड्स का भी फॉर्मेशन कर सकता है। और वो न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से हो सकते हैं? देखो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड डाई नाइट्रोजन का ऑक्साइड। ये तीनों जो कंपाउंड ऑक्सीजन के बनते हैं, इन तीनों कंपाउंड्स को आप न्यूट्रल ऑक्साइड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं हम इनको? न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन के बारे में यहाँ पर जो भी ब्रीफ है, जो भी यहाँ पर नॉलेज है, वो आपको बताई गई है जो आपके बुक्स के अंदर गिवन है। तो स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन के बाद हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं किसके ऊपर? ऑक्सीजन जैसा ही एक और कंपाउंड होता है, और उस ऑक्सीजन को आप, उस कंपाउंड को आप लोग क्या बोल सकते हो? ओजोन। क्या बोल सकते हैं हम इसको? ओजोन। ओजोन जो कंपाउंड होता है, इसका जो मॉलिक्यूल होता है ओजोन का, उसको हम डिनोट करते हैं O3 से। और ये मॉलिक्यूल गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है। कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है? गैसियस स्टेट में। ये स्टूडेंट्स अपने पास यहाँ पर नहीं होता, अर्थ क्रस्ट पर नहीं है ओजोन। तो ओजोन कहाँ पर नहीं है? अर्थ क्रस्ट पर। तो कहाँ पर है ये? आपकी अर्थ क्रस्ट से
आपकी जो अर्थ क्रस्ट है इससे अप्रोक्सीमेटली ओजोन प्रेजेंट्स approximately 20 kilometer height in atmosphere, यानी कि आपका जो एटमॉस्फेयर है उसमें अर्थ क्रस्ट से 20 किलोमीटर की हाइट पर यानी कि ऊपर प्रेजेंट है। तो आपने देखा होगा ओजोन लेयर है ना, तो ये ओजोन जो लेयर फॉर्म हुई है वहाँ पर, ये क्या है, ओजोन गैस ही होती है। एक चीज़ आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स, इस ओजोन लेयर का फॉर्मेशन किससे होता है। तो देखो ओजोन लेयर का फॉर्मेशन करने में जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जानते होंगे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनको बोल सकते हो आप लाइट रेज, ठीक है ना, इनके प्रेजेंस में ओजोन गैस की लेयर का फॉर्मेशन होता है और इसमें ऑक्सीजन अपनी एक पार्टिसिपेट करती है। तो आजकल आपने देखा है कि ओजोन लेयर जो है इसका डिप्लीकेशन हो रहा है, ओजोन लेयर का क्या हो रहा है, डिप्लीकेशन हो रहा है। तो ओजोन लेयर के डिप्लीकेशन के लिए जो मेनली रेस्पॉन्सिबल कंपाउंड है वो कौन सा है, फॉर डिके ऑफ ओजोन लेयर द रेस्पॉन्सिबल कंपाउंड इज कॉल्ड फ्रेयॉन। क्या बोल रहा हूं मैं, फ्रेयॉन। और फ्रेयॉन को आप क्या बोल सकते हो, CFC, जिसकी फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। तो CFC जो होती है स्टूडेंट्स, ये आपकी इस ओजोन लेयर को क्या करती है, डिप्लीकेटेड करती है, ठीक है ना। तो इसका हमारे लिए यूज क्या है, तो देखो स्टूडेंट्स, अल्ट्रावायोलेट रेज जो होती हैं, अल्ट्रावायोलेट रेज जो डायरेक्टली आती हैं किससे, सन से, इन सब रेज के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कर रहा है ना। और इसके अंदर आने वाली जो अल्ट्रावायोलेट रेज हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। अगर वो डायरेक्टली अर्थ के ऊपर आ जाएं तो हमें बहुत ही नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमको डिफरेंट टाइप की डिजीज हो सकती हैं और अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना। और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो पोल्स पर जो आइस की फॉर्म में वाटर प्रेजेंट है वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा और सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिससे आपका जो ये सीजन साइकिल होता है, सीजन साइकिल यानी कि जैसे आपको विंटर आती है, समर आती है, रेनी सीजन आता है, रिंकल्ड आता है, तो सर ये जितने भी सीजन्स आते हैं इनका जो साइकिल होता है वो गड़बड़ हो जाएगा, वो ठीक ढंग से नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। तो ये जो अल्ट्रावायोलेट रेज सन से जो आती हैं, उन सन से आने वाली रेज से हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करने का काम ओजोन लेयर करती है। तो ओजोन एक लेयर की फॉर्म में अर्थ के ऊपर चारों तरफ से इसको कवर किए हुए रहती है, जो आपके इस अर्थ का क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हुई है कि इन दिस डेज पॉल्यूशन इंक्रीजेस मोर। पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा रीजन है और इस पॉल्यूशन से ओजोन जो लेयर है इसका डिप्लीकेशन हो रहा है। ओजोन लेयर के डिप्लीकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, और ये CFC और फ्रेयॉन गैस आप लोग कहाँ पर यूज़ करते हो, आप लोग अपना फ्रिज और एयर कंडीशंस इन दोनों के अंदर CFC गैस का यूज़ करते हैं हम कंडीशनर के फॉर्म में, ठीक है ना।
तो स्टूडेंट्स जितना यूज़ हम इनका करते हैं ये उतनी ही अमाउंट में CFC को रिलीज करती हैं और ये CFC एटमॉस्फेयर के अंदर जाती है और इस ओजोन लेयर को डिके करती है। यानी कि CFC की प्रेजेंस में जो O3 होता है, O3 का डिकम्पोजिशन होता है और ये ऑक्सीजन गैस और नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ऑक्सीजन गैस और नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है और फिर से ओजोन के अदर मॉलिक्यूल को ब्रेक करती है और फिर उससे फिर से एक नेसेंट ऑक्सीजन निकल जाती है। तो ये एक सीरीज होती है जो एक कैटेनेशन की फॉर्म में ये रिएक्टिविटी चलती रहती है, तो जिससे धीरे धीरे ओजोन लेयर के अंदर एक बहुत बड़ा होल आज की डेट में हुआ है। ठीक है ना। और उस ओजोन लेयर के अंदर जो होल हुआ है उसी की वजह से हमारे अर्थ के ऊपर जो सीजन संबंधी प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हुई हैं। ठीक है ना। आपके बॉडी में स्किन से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज होती हैं वो उसी के कारण होती हैं, ओजोन लेयर के कारण। ठीक है ना, क्योंकि वो अल्ट्रावायोलेट रेज को कंप्लीटली स्टॉप नहीं कर पा रही हैं। आप लोग प्रोटेक्ट नहीं हो अब 100%, क्योंकि अल्ट्रावायोलेट हमारे पास आ रही हैं। ठीक है ना। और देखो, एक तो ये दो चीज़ें होती है, फ्रिज को यूज करते हो, AC को यूज करते हो, एक होती है एरोसोल स्प्रे। एरोसोल स्प्रे भी बहुत खतरनाक होती है, ये भी फ्रीऑन निकालती है और और जो इस ओजोन लेयर के डिप्लीकेशन का रीजन होता है। और इसके साथ साथ आजकल सभी कंट्रीज़ के अंदर स्टूडेंट्स डिफेंस फील्ड में बहुत बड़ा कंपटीशन हो गया है और उसके लिए डिफरेंट टाइप के जेट एयरक्राफ्ट्स का फॉर्मेशन हुआ है। और ये जेट एयरक्राफ्ट्स कहाँ पर उड़ते हैं? ये आपके अर्थ क्रस्ट से बहुत ज़्यादा हाइट पर उड़ते हैं। ठीक है ना। और इनकी स्पीड बहुत खतरनाक होती है। तो स्टूडेंट्स इनके अंदर जो फ्यूल होता है और उस फ्यूल का जब उसमें कंबस्टन होता है इसमें एयरक्राफ्ट में, तो यहाँ से NO गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है? NO। ठीक है ना। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस होती है स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होती है और यहाँ से भी एक नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होता है। नेसेंट ऑक्सीजन अगर लिबरेट हो गया तो समझो अब किसका डिप्लीकेशन स्टार्ट हो गया? ओजोन लेयर का। तो जेट एयरक्राफ्ट होते हैं, ये भी इस लेयर के डिप्लीकेशन के लिए एक बहुत बड़ा रीजन है। तो ओजोन लेयर के बारे में मैंने आपको ये जो भी इन्फॉर्मेशन दी है स्टूडेंट्स, इस इन्फॉर्मेशन को हमें चेक भी करना है, नोट भी करना है। ठीक है ना। तो आज आप इस वीडियो में इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं ओजोन लेयर के बारे में जो भी मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया है, एक्सप्लेन किया है, उन सारी चीज़ों को आपको नोट कर देंगे। ओके।